द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर या आप कह सकते हैं कि बेहद गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सब अपने अपने पहलू दिखा रहे हैं और टीवी चैनल्स भी एक तरफा इस खबर को चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। जब बात किसी घटना की हो तो दोनों पहलुओं को दिखाना जरूरी है। घटना क्यों हुई, क्यों ऐसे कारण बने, ये बताना जरूरी है। और इसीलिए आज इस गंभीर घटना पर मैं आज का एपिसोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल है इस देश की जनता से कि क्यों बार बार हिंदुओं को ही तोड़ने की कोशिश होती है। क्यों बार बार राजनीति करने वाले नेता, अपने आप को बड़ी पार्टी बोलने वाले नेता हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। क्यों एक विवाद को पूरे हिंदू समाज के ऊपर लगे धब्बे की तरह बढ़ाया जाता है। क्यों एक घटना को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वो दो जातियों के बीच का संघर्ष बन जाए। और यही देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुए उस घटनाक्रम की, जिसने न केवल सामाजिक तनाव को जन्म दिया है बल्कि सियासी हलकों में भी हंगामा मचा दिया है, या ये कहें कि उन्हें एक अवसर दे दिया है फिर से हिंदुओं को बांटने का। हम बात कर रहे हैं दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ हुई घटना की। लेकिन आज हम इस मामले को एक नए नजरिए से देखेंगे। खास तौर पर ब्राह्मण समाज के पक्ष को भी सामने रखते हुए हम इस घटना को आपके सामने रखेंगे। इस मामले में क्या सच्चाई है ये आपको बताएंगे। क्या इसे सिर्फ जातिगत रंग देकर सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश है, ये भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस पूरी खबर पे आपके लिए विश्लेषण। तो ये कहानी शुरू होती है 21 जून 2025 को इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में, जहां जयप्रकाश तिवारी के घर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। कथावाचक के रूप में मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव को बुलाया गया था। लेकिन आयोजन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। आरोप है कि कथावाचकों की जाति पूछी गई और उन्हें यादव होने के कारण अपमानित किया गया। उनके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और मारपीट की गई उनके साथ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गर्म हो गया। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है, या ये पूरी सच्चाई है क्या, या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है? तो हम आपको सच्चाई बताने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज और दांदरपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यजमान परिवार की महिला रेणु तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कथावाचक मुकुटमणि यादव ने उनके साथ छेड़खानी की कोशिश की। रेणु तिवारी का कहना है कि कथा के दौरान मुकुटमणि ने उनका हाथ पकड़ा और गलत व्यवहार किया। उनके पति जयप्रकाश तिवारी ने भी बताया कि कथावाचकों ने अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को ब्राह्मण बताया था, जो बाद में गलत साबित हुआ। रेणु तिवारी ने क्या कहा, पहले हम आपको वो बता देते। तो उन्होंने कहा, हमने उन्हें पूजा के लिए बुलाया था, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं था। जब हमने इसकी शिकायत की तो उन्होंने हमें धमकाया। यजमान परिवार का यह भी आरोप है कि कथावाचकों के पास फर्जी आधार कार्ड थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे। मतलब एक आधार कार्ड था यादव वाला और एक आधार कार्ड था जिसमें वो अपने आप को ब्राह्मण साबित कर रहे थे। यूपी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अरुण दुबे ने इस मामले में साफ कहा है कि घटना का आधा सच ही लोगों को दिखाया गया। कथावाचकों पर छेड़खानी और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के गंभीर आरोप हैं। अगर कोई व्यासपीठ पर बैठकर गलत हरकत करता है तो स्वाभाविक है कि लोग आक्रोशित होंगे। अरुण दुबे ने यह भी मांग की है कि कथावाचकों के खिलाफ भी निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात करके अपना पक्ष रखा और चेतावनी दी कि यदि एक तरफा कार्रवाई हुई तो ब्राह्मण समाज इसका पुरजोर विरोध भी करेगा। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 जून को 4 ब्राह्मण युवकों यानी आशीष, उत्तम, प्रथम उर्फ मनु और निक्की को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद मामला और उलझ गया। 26 जून को अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के सैकड़ों लोगों ने दांदरपुर गांव में घुसने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियां तोड़ी और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। ब्राह्मण समाज का कहना है कि यह हिंसक प्रदर्शन न केवल गैर कानूनी था बल्कि इसे सियासी रंग देकर ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश भी थी। ब्राह्मण महासभा की महिला इकाई की जिला अध्यक्ष पूनम तिवारी ने कहा, हमारे समाज के युवकों को बिना पूरी जांच के जेल भेज दिया गया है, जबकि कथावाचकों के खिलाफ गंभीर आरोपों की अनदेखी की जा रही है। और ये सच है। अगर वो फर्जी आधार कार्ड लिए हुए थे
अगर उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की है तो जांच तो उन पर भी होनी चाहिए और कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। अगर वो अपनी पहचान छिपा करके वहां पर कथा कहने गए थे तो ये भी तो एक तरह का अपराध है। फिर क्यों एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और क्यों एक तरफा इस मामले को दिखाया जा रहा है? इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया। वहीं योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा बिना तथ्यों की जांच के ब्राह्मण समाज को निशाना बना रही है। जयवीर सिंह ने कहा, भाजपा सनातन संस्कृति का सम्मान करती है। हम महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास और संत रविदास जैसे महापुरुषों को उनको गुणों के आधार पर सम्मान देते हैं, न कि जाति के आधार पर। सपा का चरित्र हमेशा से समाज को बांटने का रहा है। अखिलेश यादव जी ने जो इल्जाम लगाया योगी सरकार पर, वो कैसे लगा दिया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि उन बच्चों को, उन लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि पिटाई के आरोप में। और ये कैसे आवाज दबाई जा रही है? कोई व्यक्ति किसी गांव में किसी स्थान पर जाता है कथा कहने और अपनी पहचान छुपाता है, फर्जी आधार कार्ड लेकर के घूमता है, उसके बावजूद उसकी आवाज दबाने की बात की जा रही है, जबकि कार्रवाई उन पर हुई है जिन्होंने हाथापाई या मारपीट का जिन पर आरोप है। तो इन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही है तो फिर कैसे आवाज दबाई जा रही है? या ये सिर्फ सपा की राजनीति है, अखिलेश यादव की राजनीति है? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, कथा कहना कोई भी कह सकता है, लेकिन व्यास पीठ पर बैठने के लिए शास्त्रों की जानकारी और नैतिक आचरण जरूरी है। अगर कथावाचक पर छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप हैं तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, और यही हम कह रहे हैं। शंकराचार्य के इस बयान ने ब्राह्मण समाज के तर्क को और मजबूती दी है। भाई, अगर कोई भी व्यक्ति गलत अपनी पहचान बता करके किसी कार्य को कर रहा है तो जांच उस पर होनी ही चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई हो तो उन पर भी हो जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, वो भी गलत है, लेकिन जो अपनी पहचान छुपा करके कथा कहने गए थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी हमारी नज़र में गलत है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर कार्रवाई की है। 4 ब्राह्मण युवकों की गिरफ्तारी के बाद कथावाचकों पर भी फर्जी आधार कार्ड और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इटावा के एसएसपी से 10 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, लेकिन ब्राह्मण महासमाज का कहना है कि पुलिस और प्रशासन पर सपा का दबाव है, जिसके चलते उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। दांदरपुर गांव में तनाव अभी भी बरकरार है। पुलिस ने इलाके में भारी फोर्स तैनात कर रखी है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मामले को सिर्फ जातिगत भेदभाव का रंग देकर सनातन धर्म की परंपराओं को निशाना बनाया जा रहा है? ब्राह्मण समाज का कहना है कि यह घटना न तो जातिगत थी, बल्कि कथावाचकों के गलत आचरण और फर्जी पहचान के खिलाफ लोगों का स्वाभाविक गुस्सा था। दोस्तों, ये मामला जितना संवेदनशील है उतना ही ये विचारणीय भी है। ब्राह्मण समाज का पक्ष साफ है कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कथावाचकों के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सनातन धर्म में भी सभी का सम्मान है, लेकिन धार्मिक मंच का दुरुपयोग और फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज और बड़ा सवाल मेरा यही है कि इस मामले को एक विवाद की तरह न देख करके ब्राह्मण वर्सेस यादव, यादव वर्सेस ब्राह्मण कर दिया गया। और बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वो यादवों की पार्टी है, अब तो ऐसा ही कहा जाएगा, और उन्होंने बड़े चतुराई से इस पूरे मामले को यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया है। और दोनों जातियों के बीच में एक गहरी खाई खोदने का कार्य समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, और ये साफ दिख रहा है। उन्होंने इन कथावाचकों को बुला करके सम्मान दिया है, उन्होंने 51 हजार रुपए की सहायता इनको दी है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि जो फर्जीवाड़ा इन कथावाचकों ने किया है उसकी भी जानकारी और उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इसको क्या देखे, इस उत्तर प्रदेश की जनता इसको किस हिसाब से देखे, वो क्या समझे कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी क्या सिर्फ यादवों की पार्टी बन गई है? उनको इस प्रदेश के ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए कभी भविष्य में? क्योंकि ये मामला जिस तरह से उन्होंने उठाया है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि वो केवल यादव बनाम ब्राह्मण कर चुके हैं और उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ दी है। क्या एक राजनीतिक पार्टी जो, और कभी अखिलेश यादव जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं,
तो क्या उनको ये शोभा देता है कि वो केवल यादवों के पक्ष में खड़े हो जाएं? इस प्रदेश के ब्राह्मणों ने कभी उनको वोट नहीं दिया या उनका वोट आगे उनको कभी नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, किसी घटना को सीधा सीएम योगी के ऊपर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर इस निशाना साधने के लिए इस घटना का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? सबसे बड़ी चीज, कानूनी कार्रवाई उन पर हुई है जिन पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं, तो कानूनी कार्रवाई उन पर भी होने दीजिए जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। व्यासपीठ का दुरुपयोग करना ये बिल्कुल शोभा देता नहीं है किसी को, और ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने के लायक अगर कोई व्यक्ति नहीं है, वो वहाँ पर बैठता है, तो वो सामने जो लोग बैठे हैं उनको क्या आचरण सिखाएगा, वो क्या भगवान की महिमा गाएगा? क्योंकि जब उसके आचरण खुद सही नहीं है, उस पर उन कथावाचकों पर भी तो छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, धमकाने के आरोप लग रहे हैं, फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड रखने के आरोप लग रहे हैं, अपनी पहचान छिपाकर कथा कहने गए थे ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो ये दोनों पक्षों में बराबरी तौर पर दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए और निष्कर्ष निकलना चाहिए। केवल जाति का रंग देकर के प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश, प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश, ये बहुत गलत चीज है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। जो भी मामला है उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उन्हें सजा दी जाए। अगर ये कथावाचक दोषी पाए जाए तो इन्हें भी सजा देनी चाहिए, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया अगर वो दोषी हैं तो उन्हें भी सजा मिले। लेकिन एक तरफा ये मामला चलाना और केवल ब्राह्मणों के विरोध में खड़े हो जाना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। और इस उत्तर प्रदेश की जनता को मैं जितना समझता हूँ वो इस चीज़ को बड़े गौर से समझ रहे हैं और देख भी रहे होंगे कि ये कहाँ पर मुद्दा ले जाया जा रहा है। इस मामले में जो भी आगे की अपडेट होगी मैं आपको आगे दूंगा, और जिस नज़रिए से मैंने इस खबर को आपके सामने आज रखा है, आपके क्या विचार हैं आप हमें बताइएगा, अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और ये बताइएगा कि इस तरह की राजनीति क्या इस प्रदेश में जायज़ है? क्या राजनीतिक पार्टियां जो जातियों को जातियों से लड़ाने का काम करती हैं, हिंदुओं को बांटने का काम करती हैं, सनातन को बांटने का काम करती हैं, उनकी राजनीति में कितनी सच्चाई है उनकी राजनीति में, और क्या ये राजनीति सही है? तो मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि आप सब शांति बनाए रखिए और इस पूरी घटना को दोनों पक्षों के नज़रिए से देखिए। जो दोषी हो उन्हें सजा दी जाए और जांच दोनों पक्षों की होनी चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि ये मामला इतना बढ़ा। अभी के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।